हेलो एवरीवन, वेलकम टू ट्रू आई एस एंड पी सी एस। तो दोस्तों, हम लोग कंटिन्यू करते हैं अपनी उपेंद्र सिंह की बुक की डिस्कशन को। अभी तक हम लोगों ने छोटा सा पैराग्राफ पढ़ा था, लेकिन इसके अंदर इन्फॉर्मेशन काफ़ी ज़्यादा ओवरलोडेड थी और हमने इसको डीकोड करा और अच्छे से समझा। अब हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है। और एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ। देखो, हिस्ट्री को जब आप पढ़ते हो, स्पेशली एंशिएंट हिस्ट्री आप पढ़ते हो जब, तो ज़्यादातर उसके अंदर बातें ना हिंदुज़म से रिलेटेड मिलेंगी आपको। ज़्यादातर मैं कह रहा हूँ। ठीक है। तो आप किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, किसी भी रीजन से बिलोंग करते हो, आपको एक न्यूट्रल पर्सपेक्टिव रखकर चीज़ों को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बिकॉज यही एक अच्छे स्टूडेंट की और एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर की निशानी रहती है। आप पर्सनल बायसनेस कभी भी हिस्ट्री के ऊपर मत उतारना अपनी। बिकॉज हिस्टोरियंस की रिसर्च आपकी रिसर्च से या आपकी आपके ओपिनियन से कोसों मील आगे रहती है। ये अक्सर लोग गलती करते हैं। हिस्ट्री में वो अपनी इंटरप्रिटेशन देने लग जाते हैं कि हमें ऐसा लगता है। वो अच्छी बात है कि आपको एक अंडरस्टैंडिंग मिल रही है, उससे आप कुछ एनालिसिस डिराइव कर रहे हो, वो एक अलग मैटर है। मैं जो आपको समझाने की कोशिश ये कर रहा हूं कि आप मुसलमान हो, आप सरदार सरदारनी हो, सिख रिलीजन से बिलोंग करते हो, आप पारसी हो, आप क्रिश्चियन हो, लेकिन अगर हिंदुज़म की बातें वहां पर हैं, या फिर अगर जो हिंदू लोग हैं आप में से किसी का रिलीजन सिखिज्म है, हिंदुज़म है, और वो फिर मेडिवल हिस्ट्री को या इस्लामिक हिस्ट्री को अगर पढ़ रहे हो, तो हिस्ट्री में अपना हमेशा एक न्यूट्रल व्यू पॉइंट रखा करो। सिर्फ हिस्ट्री में नहीं, हमेशा हर चीज़ को पढ़ते हुए एक अपना न्यूट्रल व्यू पॉइंट रखना। तब जाकर आपको अच्छे से समझ में आएगा और तभी आपके अंदर एक एनालिसिस की पावर आएगी और आपके लिए कभी भी कोई भी लाइन या कोई भी चीज़ बर्डन नहीं होगी। मतलब आप में से कोई ऐसा करता नहीं है। मैं सब लोगों को, यूट्यूब की ऑडियंस है कुछ भी हो, उनको मैं ऐसे ही बोल रहा हूँ। ठीक है, ये चीज़ समझाने के लिए। वरना आपका मन नहीं लगेगा। अगर आप ये सोच रहे हो कि एंशिएंट मेडिवल हिस्ट्री छोड़कर हमारा क्लियर हो जाएगा, तो भाई पूछ लो 2024 में किसका क्लियर हो गया। ठीक है। जिन्होंने इन सब्जेक्ट्स को टच भी नहीं करा था और वो बोले हाँ 2024 का प्रीलिम्स निकाल लिया हमने। तो हम बात करते हैं आगे। ठीक है। अब थोड़ा सा लेवल अप करते हैं और कुछ और चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो राइटर यहां पर सबसे पहले आपको बोल रहे हैं यहां पर, फॉर द पीपल ऑफ अदर लैंड्स। ठीक है। पीपल ऑफ अदर लैंड्स का मतलब ये है जो बाहर से लोग यहां पर आए थे। अब फिर चाहे वो दोस्तों ट्रैवलर्स हो, या फिर इन्वेजन करने के पर्पज से लोग हमारे देश में एंटर हुए थे प्राचीन भारत के अंदर, तो मेजर सब कॉन्टिनेंटल लैंडमार्क जो था वो था रिवर सिंधु। रिवर सिंधु क्या है? इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है। यहां पर लिखा हुआ है इंडस। आप लोगों को एक चीज बहुत अच्छे से पता होगी, जैसा कि मैं हमेशा से हिस्ट्री के लेक्चर्स में आप सबको बताता रहता था। पहले भारत का एक नक्शा बनाते हैं। ठीक है। अक्सर मैंने आपको ये चीज बताई है कि भारत का ये वाला जो रीजन होता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कौन सा हिस्सा ये, हमारे देश का नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर। हमेशा से आप इतिहास के पन्ने उठाकर देख लो, जितनी पुरानी आप हिस्ट्री जा सकते हो, कोई सी भी बुक हटा सकते हो, कि कोई सी भी आपकी गूगल रिसर्च, यूट्यूब की वीडियो, ठीक है, कुछ भी आप पढ़ सकते हो। आप ये चीज देख लेना, हमेशा जब भी बात इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में होती है और भारत के बारे में होती है, तो ये जो हिस्सा है हमेशा से इस पर बुरी नजर रहती है। इस पे जो है साया मंडराता रहता है, सनी की साढ़े साढ़े साथी लगी रहती है। ये एक ऐसा एरिया, यहाँ पर कभी भी शांति व्यवस्था नहीं हुई।
आप टाइम इमेमोरियल से देख लो। टाइम इमेमोरियल का मतलब होता है जब तक आप डेट भी काउंट नहीं कर सकते, टू प्रेजेंट टाइम, टू कंटेम्पररी टाइम 2024। कभी ये हिस्सा आप ये कहो कि यहां पर 100% पूरी तरीके से पीस आ चुकी है, ट्रैंक्विलिटी आ चुकी है, आप कभी ऐसा बोल ही नहीं सकते, है ही नहीं यहां पर ऐसा। तो यानी कि अगर लोग पीसफुली भी यहां पर हमारे देश के अंदर एंटर हुए, फॉर पीसफुल तरीके से इतिहास में लोग एंटर हुए थे हमारे देश में फॉर कल्चरल एक्सचेंजेस या फिर बीइंग अ क्यूरियोसिटी ट्रैवलर, और जिस नीच सोच के साथ, घटिया सोच के साथ जो एंटर हुए थे या फिर आक्रमण करने के पर्पज से एंटर हुए थे, तो उस टेंडेंसी को हम लोग कहते हैं इन्वेजन की टेंडेंसी। या तो ये पर्पस या तो ये पर्पस। लेकिन ये सब कुछ कारनामा जो हुआ है वो हुआ तो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर पे ही। पहले मुझे बताओ, ये वाली बात क्लियर, हाँ या ना? इतनी बात क्लियर? ठीक है, अब समझने की कोशिश करो। बाहर से जो लोग आज तक हमारे इतिहास में देखे गए हैं, जो जिन्होंने भारत के अंदर आगमन करा, उनके लिए एक मेजर सब कॉन्टिनेंटल लैंडमार्क था सिंधु नदी, इंडस रिवर, उसके आसपास के ट्रिब्यूटरीज। एक बार बस इसको क्रॉस कर जाओ तो भारत के अंदर एंट्री मिल सकती है। फिर आपका पर्पस है मतलब ट्रैवलिंग का पर्पस है, कल्चरल एक्सचेंज का पर्पस है, या फिर इन्वेजन का पर्पस है। अगर हम पर्शियन इंस्क्रिप्शंस की बात करें तो उसके अंदर हमें एक चीज देखने को मिलती है। ये जो हिंदू है प्रोमिनेंटली हिंद, ये पर्शियन रूलर्स का जो एम्पायर था, उनकी जो प्रोविंसेस थी उसके अंदर इन्होंने इस रीजन को इंक्लूड करा था। अगर आप हिंदू वर्ड से थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हो या हिंद वर्ड से कंफ्यूज हो रहे हो तो ये कुछ नहीं है, ये यही हिस्सा है। ठीक है, सिंधु नदी के आसपास का। पर्शियन इंस्क्रिप्शंस, उनके सोर्सेस हमें ये बताते हैं कि पर्शियन रूलर्स जो थे उन्होंने इस एरिया को अपनी प्रोविंस के अंदर इंक्लूड करा था। फायका, आप शब्द जानते हो कि पर्शियन रूलर्स प्रोविंस के लिए क्या वर्ड यूज करते थे, और वहां पर जब गवर्नर बनाते थे तो क्या शब्द यूज होता था? कितने प्यार से कह रहे? नो सर। प्रोविंस के लिए वर्ड यूज होता था सतरापी। सतरापी वॉज प्रोविंस। और जो गवर्नर वहां पर होता था वो कौन होता था? सत्रप। ठीक है, पूनमलाल दहिया के अंदर भी मैंने इन टर्म्स को कवर करा हुआ है, काफी बार बताया हुआ मैंने आपको। ठीक है, तो ये पर्शियन सोर्सेस हमें बताते हैं। अच्छा, वो राजा कौन था जिसने इस एरिया के ऊपर आक्रमण करके इसको अपनी प्रोविंस के अंदर शामिल कर लिया था? तो पर्शियन एम्पायर का वो फेमस राजा था राजा डेरियस। ग्रीक्स जो हैं उनके टेक्स्ट भी हमें भारत के बारे में बात करते हुए देखते हैं, और जो चाइनीज सोर्सेस हैं वो इस सिंधु घाटी वाले इलाके को, हिस्से को बोलते थे अपने टेक्स्ट के अंदर शेंदू। ठीक है, ये एक यूनिक चीज है जो आपको एनसीईआरटी में, तमिलनाडु में, पूनम दलाल दहिया में ये शब्द देखने को नहीं मिलेगा, शेंदू। ये आप पहली बार सुन रहे हैं यहां पर। ठीक है, अब यहां पर डेरियस राजा का जिक्र हुआ है। ठीक है, मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताता हूं जिससे आप रिकॉल भी कर पाओगे कुछ कुछ चीजों को, और अगर जिसको नहीं भी पता है उसको भी आराम से समझ में आएगा। इत्मीनान से कुछ बात सुनना मेरी जरा कुछ मिनट के लिए। देखो, आपको इतना पता है ना
कि पर्शियन रूलर्स ने और ग्रीक रूलर्स ने भारत में इन्वेजन करी थी एंशिएंट हिस्ट्री में? करी थी। मैं आज कुछ डिस्कशन देकर आपको हमेशा के लिए जो टेक्निकल टॉपिक होता है कि पर्शियन इन्वेजन ग्रीक इन्वेजन सर समझ में नहीं आती है, कौन पहले आया कौन बाद में आया, क्या इनका पर्पस था, उसका आउटकम क्या हुआ, आज मैं सारी बातें आपको क्लियर कर दूंगा ए टू जेड, और बहुत बेसिक लेवल से समझाऊंगा विदाउट डेट्स या फिर कुछ भी चीज़ के मतलब टेक्निकल चीज़ों के बिना, और आपको देखना हमेशा के लिए टॉपिक याद हो जाएगा। अब कुछ मिनट इत्मीनान से मेरे साथ बिताओ। देखो, अगर हम बात करें ये पर्शियन और ग्रीक इन्वेजन की, तो इनमें से सबसे पहले भारत को किसने इन्वेड करा? एनी आइडिया? फायका, पर्शियंस ने पहले इन्वेड करा भारत को या फिर ग्रीक्स ने? सबसे पहले इतिहास के पन्नों में भारत को इन्वेड करने वाले माने गए हैं पर्शियंस। कौन से टाइम पे? हाँ, और पर्शियंस के बाद आते हैं ग्रीक्स। पर्शियंस ने भारत को कब इन्वेड करा? वो इन्वेजन टाइम था 6th सेंचुरी बीसी। इतिहास के पन्नों में 6th सेंचुरी बीसी की इंपॉर्टेंस आप लोग जानते हो ना? जरा कुछ कुछ बातें मुझे बताओ। 6th सेंचुरी बीसी में एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री की रिमार्केबल प्रेजेंस क्यों डिनोट करी जाती है? जल्दी बताओ। आयरन जो है, आयरन कल्चर आ गया था, है ना? सेकेंड अर्बनाइजेशन का फेज आया था, दो महापुरुष इंडियन सबकॉन्टिनेंट में पैदा हुए थे, न्यू आइडियोलॉजीज आई थी। कौन थे वो दो महापुरुष? वर्धमान महावीरा एंड गौतम बुद्ध, है ना? इसके अलावा दुनिया के और भी कोनों में बहुत सारी चीजें हो रही थी, जैसे सिर्फ आइडियोलॉजीज यहां पर या फिर जो ग्रेट थिंकर्स थे यहां पर पैदा नहीं हुए थे, जैसे ज़ोरोआस्टर वाज बोर्न इन ईरान, कन्फ्यूशियस इन चाइना, तो आइडियोलॉजीज वहां पर आई, है ना? ज़ोरोआस्ट्रियनिज्म, कन्फ्यूशनिज्म, बुद्धिज्म और जैनिज्म पहले से चल रहा था, लेकिन जो वो फेमस हुआ जैनिज्म एज अ आइडियोलॉजी, एज अ रिलीजियस आइडियोलॉजी, वो 6th सेंचुरी बीसी के अंदर हुई, है ना? किंगडम्स एक्सपेंड हो रहे थे, महाजनपद का एरा था, और उन सारे 16 महाजनपद में से एक किंगडम एम्पायर बनता है, एंड दिस वाज द फर्स्ट एम्पायर ऑफ इंडिया, मौर्यन एम्पायर। ठीक है, मगध एक महाजनपद था, उससे निकला मौर्यन एम्पायर, राइट? जब इतना सब कुछ हिंदुस्तान में चल रहा था, तो दोस्तों एक चीज समझने की कोशिश करना, मैं यहां पर एक कलर यूज कर रहा हूं, ग्रीन कलर में यूज कर रहा हूं। ये सब कुछ जो चल रहा था वो हिंदुस्तान के इधर कोनों में चल रहा था, यूपी, बिहार, सेंट्रल इंडिया, ये सारे घटनाक्रम यहां हो रहे थे। लेकिन आज आप जान जाओ इस बात को कि जब ये सब कुछ, जितनी बातें अभी हमने 6th सेंचुरी बीसी की करी है, जब सब कुछ भारत के अंदर हो रहा था, उस टाइम पर पैरेलली नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया के अंदर ये हैपनिंग हो रही थी कि पर्शियंस भारत को उस टाइम पर इन्वेड कर रहे थे। ऐसी क्रोनोलॉजी या फिर ऐसी कंपैरेटिव साइकिल वाले एनालिसिस या फैक्ट्स स्टेटमेंट की फॉर्म में आपको आ सकते हैं यूपीएससी में, यूजीसी नेट के पेपर में, कहीं पर भी, कि 6th सेंचुरी बीसी में क्या ये हो रहा था? जी हाँ, बिल्कुल हो रहा था। एनसीईआरटी से तमिलनाडु या पूनम दला दही हमें इतना क्लियरली नहीं बताती हैं, हमें अलग चैप्टर्स पढ़ने पड़ते हैं, उसके लिए फिर खुद से वो एनालिसिस करनी पड़ती है। ठीक है, आई एक्सेप्ट कि उपेंद्र सिंह जैसी बुक जो है वो काफ़ी हाई स्टैंडर्ड की बुक होती है, लैंग्वेज बहुत टेक्निकल है, लेकिन अगर आप इसको आराम से पढ़ना सीख जाओ, एक बार बस मेरे लेक्चर देखते हो, आपकी पूरी मेहनत मैं ख़त्म कर दूंगा। आप बस इंटेंस रिवीजन करो। हिस्ट्री में मैं ये तो नहीं कह सकता कि आप 10 में से 10 क्वेश्चन कर पाओगे, लेकिन जितने आप करोगे, जितने आपके ठीक होंगे, उतने किसी के ठीक नहीं होने वाले। आपको, अगर आप इसको अच्छे से फॉलो करते हो इस बुक को, तो आपको इतना बल मिलेगा कि जैसे इतनी हिम्मत मिलेगी, इतनी एनर्जी मिलेगी कि जैसे कोई अगर एक मुक्का मार रहा है ना, तो उस सामने वाले के 10 मुक्कों में जितना दम होगा, उतने आपके एक मुक्के में दम होगा, हिस्ट्री के बलबूते पर। ठीक है, तो पर्शियंस जो है वो 6th सेंचुरी बीसी के अंदर भारत के अंदर आते हैं।
ठीक है, नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया से। ओके, अब फिलहाल हम बात यहां पर पर्शियंस की करते हैं। पर्शियंस ना भारत के अंदर एक ही बार में नहीं आए, ये ना 2 फेजेस के अंदर एंटर होते हैं भारत के अंदर। जो पहला फेज था वो था 535 BC, दूसरा फेज था 518 BC। फायका आपको थोड़ी सी दिक्कत रहती है BC और ये AD और CE समझने में, फटाफट से 30 सेकंड्स के अंदर मैं एक बात क्लियर करता हूं। देखो फायका, अगर ये 535 BC है, ये पहला फेज था, ये दूसरा फेज था, लेकिन आप कहोगे सर यहाँ पर तो नंबर ज़्यादा छोटा है एज कम्पेयर टू 535 नंबर से, जी 18 नंबर छोटा है, तो आप इसको दूसरा फेज क्यों कह रहे हो? पहले तो ये होना चाहिए 518, फिर 535 होना चाहिए। लेकिन देखो फायका, जब हम BCE की बात करते हैं ना, तब हम उल्टा चलते हैं कि जैसे 10 BC, फिर आएगा 9, फिर आएगा 8, फिर आएगा 7, ऐसे करते करते जब 1 के बाद 0 आ जाएगा ना, तो फायका हम वहां पर लगा देते हैं फुल स्टॉप, और वहां से शुरुआत हो जाती है CE की, जिसको हम लोग कहते हैं AD। और आज हम AD के अंदर बैठे हुए हैं, जहां से सही गिनती चलना शुरू हो गई थी 1 2 3 4 करते करते, ऐसे हम 2024 के अंदर बैठे हुए हैं। ये है फायका, समझ में आ गया 30 सेकंड के अंदर? ठीक है, हाँ, तो मैं आपको बता रहा था कि 2 फेजेस में इन्वेजन हुई है। पहली इन्वेजन 535 BC, इसको पर्शियन किंग साइरस ने लीड करा था, और 518 वाली को डेरियस ने लीड करा था। तो जो हम यहां पर बात कर रहे हैं दोस्तों, कि पर्शियन टेक्स्ट जो है वो हिंदू रीजन को बोलते हैं कि ये प्रोविंस बन चुका था पर्शियन एम्पायर की, तो वो डेरियस राजा के टाइम पर था कि जब पूरी तरीके से इन्होंने इसके ऊपर कब्जा कर लिया। लेकिन साइरस भी ऐसा कमजोर नहीं था, अभी बताता हूं मैं दोनों के बारे में। ये बाप बेटे ही थे, बताता हूं अभी। ठीक है, बाप बेटे नहीं थे, सॉरी, दादाजी और पोते थे। साइरस का बेटा इंटरेस्टेड नहीं था अभी। अभी मैं पूरी कहानी बताता हूँ, जस्ट 5 मिनट्स दो मुझे। ठीक है, और जो ग्रीक इन्वेजन हुई थी, अगर आप ग्रीक इन्वेजन के बारे में जानना चाहते हो तो इसका तो आपने नाम सुनी रखा है। इसको लीड करा था किसने? अलेक्जेंडर द ग्रेट ने। ओके, इतनी बात क्लियर हुई? अब देखो, अगर मैं आपको एक एनालिसिस यहां पर दूं, कुछ बातें मैं आपको यहां पर अगर बताऊं कि पर्शियंस के लिए दोस्तों इतना आसान हो कैसे गया भारत को इन्वेड करना। ठीक है, पर्शियंस के लिए इतना आसान कैसे हो गया कि वो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर ऑफ इंडिया से घुसे चले आए और उन्होंने भारत को इन्वेड करना शुरू कर दिया। ये कैसे, इनके लिए ये जो माहौल बना, ये इतना अनुकूल कैसे बना? देखो क्या है, आपको पता है कि जब 6th सेंचुरी BC की बात हो ही रही है, तो सारी मेजर पावर्स उस टाइम पर ईस्टर्न इंडिया के अंदर कॉन्सेंट्रेटेड थी, ऑलमोस्ट सेंटर टू ईस्टर्न इंडिया। यहाँ पर मगध वगैरह, महाजनपद वगैरह सब यहाँ पर पनप रहे थे। तो यहाँ पर जो नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया था, यहाँ पर मगध जैसी कोई पावरफुल फोर्स थी ही नहीं। मगध जैसी कोई पावरफुल फोर्स यहाँ पर थी ही नहीं, बिल्कुल नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया के अंदर। दूसरी चीज एक ये है कि यहाँ पर ना जो छोटी छोटी जो प्रिंसिपैलिटीज थी, जो छोटे छोटे रीजन्स थे, जो छोटे छोटे इलाके थे जहाँ पर रूलर्स थे, वो प्रिंसिपैलिटीज आपस में लड़ रही थी। तो एक तो मगध जैसी जो पावर है वो यहाँ पर लैग कर रही थी, दूसरा रूलर्स की वीकनेस को देखते हुए, इन दो फैक्टर्स को मर्ज करते हुए जो पहला फेज होता है इन्वेजन का, वो यहां पर शुरू होता है। ये रीजन था। अच्छा, एक बात और, जब हम बात कर रहे हैं पर्शियन रूलर्स की, तो इनका एम्पायर का नाम आपको पता है क्या? हम पढ़ चुके हैं इसको काफी बार, पूनम दलाल दहिया में, तमिलनाडु में। उसका नाम था आर्केमेनिड एम्पायर। क्या नाम था? आर्केमेनिड एम्पायर। और जो आर्केमेनिड एम्पायर था, उसका जो फाउंडर है, वो यही पर्सन है, साइरस। ठीक है, साइरस के बारे में अगर मैं कुछ आपको बात बताऊं, क्योंकि इसकी मेंटेलिटी को समझना यहां पर जरूरी है। ठीक है, कि
इसने जो इन्वेजन करी उसने कितने यहाँ पर सक्सेस पाई। तो साइरस एक तो फाउंडर है आर्केमेनिड एम्पायर का, ठीक है। पर्शियन इन्वेजन भारत के अंदर इसने लीड करी थी। और इसने क्या करा था, सबसे इंपॉर्टेंट बात समझना, इसने ना किसको कैप्चर करा था। जैसे अभी तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं डेरियस के समय पर हम बात कर रहे हैं कि इसने जो सिंधु घाटी के आसपास का जो एरिया है वहां पर उसको इंक्लूड कर लिया था अपनी प्रोविंसेस के अंदर, अपनी प्रोविंस के अंदर वन ऑफ द प्रोविंस बना लिया था उसे, है ना, सत्रपी जिसको हम कहते हैं। साइरस भाई साहब ने क्या करा था, इन्होंने गांधार रीजन को कैप्चर कर लिया था। जो गांधार रीजन है उसको कैप्चर कर लिया था साइरस ने। इंडस नदी का आसपास का जो एरिया है उसको भी इसने इन्वेड करा। और उस टाइम पर यहां पर ना इंडियन ट्राइब्स रहती थी, कुछ इंडियन ट्राइब्स रहती थी, लेकिन वो साइरस के आक्रमण से अपने आप को बचा नहीं पाई और उसके सामने सबमिट कर जाती हैं, ठीक है। तो एक इंस्क्रिप्शन का दोस्तों मैं आप लोगों को नाम बताता हूं, जिस इंस्क्रिप्शन में इस बात का जिक्र है कि साइरस ने भारत को इन्वेड करा था, सिंधु घाटी के आसपास के एरिया को और गांधार रीजन को, और उसने गांधार रीजन को अपनी क्या बना लिया था, अपना प्रोविंस बना लिया था, जिसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, सत्रपी। और वहां पर एक गवर्नर रख दिया था, उस गवर्नर को हम लोग क्या कहेंगे, सत्रप। इसको कई लोग प्रोनाउंस ऐसे भी करते हैं क्योंकि वो कहते हैं बाहर से आए थे तो इनके प्रोनाउंसिएशन सत्रपी या सत्रप नहीं होती है, दे कॉल्ड इट सैट्रपी या सैट्रप। प्रोनाउंसिएशन से क्या फर्क पड़ता अगर आप गवार हो तो, ठीक है। तो कौन सी ऐसी इंस्क्रिप्शन है जो ये बताती है हमें कि साइरस ने भारत के अंदर ये सब कुछ करा था, आक्रमण करा था और कब्जा वगैरह करा था। तो उस इंस्क्रिप्शन का नाम है, जो कि पर्शियन इंस्क्रिप्शन है, उसका नाम है बेहिस्तून। बेहिस्तून इंस्क्रिप्शन, ओके। अब साइरस का ना एक बेटा था दोस्तों, साइरस का एक बेटा था और इसके बेटे का नाम था, हम यहां पर लिख देते हैं, साइरस के बेटे का नाम था कैम्बिसेस, CAMPYSES, कैम्बिसेस। कैम्बिसेस ना लीस्ट इंटरेस्टेड रूलर था कि मुझे रूल नहीं करना, मुझे तो मस्त रहना है, मज़े वज़े करने हैं, मुझे तो बाप इतना मेरा कमा रहा है, क्या करना मुझे रूल वूल करके। तो ये तो निकम्मा था, लेकिन दादाजी के इन्वेजन वाले जो जीन्स थे, कब्जा करने वाले, आक्रमण करने वाले, एम्पायर को एक्सटेंड करने वाले, टेरिटोरियल एक्सपेंशन करने वाले, वो सारे के सारे डीएनए प्राप्त हुए इसके पोते को, डेरियस को। बेटा निकम्मा था कैम्बिसेस, ठीक है, सी से सी, साइरस, कैम्बिसेस और डेरियस। तो इनकी फैमिली कैसे चलती है, CCD, ठीक है, जस्ट लाइक कैफे कॉफी डे, आप ऐसे याद कर सकते हो उसको। तो साइरस का बेटा तो किसी काम का था नहीं, तो उसका फिर पोता आता है गद्दी पर, डेरियस। पूरा इसका जो नाम था वो था डेरियस वन, ठीक है। इसने क्या करा, इंडस वैली के ऊपर पूरा का पूरा कब्जा कर लिया। 518 में इसने इन्वेजन शुरू करी, 518 BC तक ये पूरा कब्जा कर चुका था। इसने किन किन एरियाज को एनेक्स करा, इंडस वैली के कौन से एरिया को एनेक्स करा इसने, पंजाब को एनेक्स करा इसने, जो वेस्ट साइड थी इंडस रिवर की, इसने उसको एनेक्स करा। इसने सिंध रीजन जो था उसको एनेक्स करा, ठीक है। और इसने इन रीजन्स को ईरान की 20th प्रोविंस बना लिया था, 20th सत्रपी बना लिया था। अब सत्रप वर्ड ना मैं फिर से आपको बता रहा हूं, सत्रपी, सत्रप वर्ड जो सत्रप गवर्नर है, सत्रपी प्रोविंस है, भारत के अंदर यूज नहीं होता, ये ईरानियन वर्ड है, ये वो लोग यूज करते थे, आर्कीमेनिड एम्पायर वाले लोग, ठीक है। और इन्होंने फिर क्या करा, कल्चरल एक्सचेंजेस बढ़ाए तो अपनी आर्मी के अंदर इंडियंस को भी रिक्रूट करना स्टार्ट करा।
ठीक है, ये चीज क्लियर हुई आप लोगों को? बस इतना ही जानना आपको टेरियस के बारे में। इनफ इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दे दी है, जितनी ज़रूरी आपके लिए जानना यूपीएससी के लिए या किसी भी एग्जाम के लिए। तो अभी तक दोस्तों हम लोगों ने ये पढ़ा कि जो पर्शियन इंस्क्रिप्शंस हैं वो बोलते हैं कि हिंदू जो है वो आर्किमेनिड एम्पायर की अंडर द छत्र छाया ऑफ राजा डेरियस वन, उसने उसको अपनी सत्रपी बनाया था, प्रोविंस बनाया था। ग्रीक्स जो हैं उनके सोर्सेज में भी हमें इंडिया का जिक्र देखने को मिलता है, और जो चाइनीज सोर्सेज हैं वो बोलते हैं इंडस नदी के आसपास के रीजन को एज शेंदू। ठीक है, ये जो टर्म्स हैं इनिशियली दे रेफर टू इंडस वैली, लेकिन बाद में जो उनका मीनिंग था, जो कोनोटेशन था, जो मतलब कोनोटेशन वाला होता है अर्थ या मीनिंग, वो चेंज होता हुआ चला गया। बाद की स्टोरियंस ये बोलते हैं कि नहीं, ये सिर्फ इंडस वैली का रीजन नहीं है, थोड़ा सा उससे बियॉन्ड है। ठीक है, तो दीज कोनोटेशन दीज मीनिंग स्विफ्टली एक्सपेंडेड। अब जैसे हम एक बात करते हैं यहाँ पर एंशिएंट हिस्ट्री के कंटेक्स्ट में थोड़ा सा आगे चलते हैं, और यहाँ पर मेडिवल हिस्ट्री के फ्लेवर को भी लेकर आएंगे। जैसे 4th सेंचुरी बीसी के अंदर चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में जो एक राजदूत आता है मेगास्थनीस, ग्रीस से आता है ना। एमिसरी होता है, यानी कि एम्बेसडर होता है। एम्बेसडर को, एमिसरी को हिंदी में हम लोग कहते हैं राजदूत, मतलब किसी का कोई मैसेज लेकर आने वाला या किसी के एम्पायर को रिप्रेजेंट करने वाला। वो आपके कोर्ट में रहेगा, आपको स्टडी करेगा, आपकी ग्रेटनेस के बारे में लिखेगा। तो मेगास्थनीस ने कौन सी बुक लिखी थी? इंडिका। एंड मेगास्थनीस वाज कंटेम्पररी ऑफ, वो तो दिख ही रहा है मुझे, चंद्रगुप्त मौर्य। और किसका कंटेम्पररी था? चाणक्य का। और चाणक्य ने कौन सी बुक लिखी थी? अर्थशास्त्र। चंद्रगुप्त मौर्य का पढ़ा मैं रहा हूं, देखिए यहां लिखा हुआ है। तो फॉर मेगास्थनीस, ग्रीक एमिसरी हु विजिटेड द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त मौर्य इन 4th सेंचुरी बीसी, उसने मेंशन करा कि इंडिया जो शब्द है ना, अब ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आ सकते हैं आपको, फैका ऐसा क्वेश्चन यूजीसी नेट में देखने को मिल सकता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के अकॉर्डिंग इंडिया शब्द का क्या मतलब था। तो उसका मतलब था एंटायर सब कॉन्टिनेंट, जिसके अंदर आपको भारत और उसके आसपास जुड़ी हुई जो ये नेबरिंग स्टेट्स हैं, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, अफगानिस्तान, म्यांमार, ये सारी की सारी। लेकिन उस टाइम पे ये ऑब्वियसली बात है कि ये इतनी सारी कंट्रीज़ के नाम जो है वो यूज़ नहीं होते थे। लेकिन जो आप समझते हो आज के टाइम में भारत और उसके आसपास जो कंट्रीज़ जिन्होंने घेरा बना रखा है, वो सारी कंट्रीज आती थी। मेगास्थनीस के अकॉर्डिंग इंडिया का मतलब ये था। वक्त आगे बढ़ता है, ज़माना आगे बढ़ता है, सेंचुरीज और दशक आगे बढ़ते हैं। मेडिवल हिस्ट्री, मेडिवल टाइम में हम लोग जब पहुंचते हैं तो जो अरब जोग्राफर्स जो थे, दे यूज द टर्म अल हिंद। और ये आप 7th क्लास की एनसीईआरटी के लेक्चर देखना शुरू करोगे ना मेरे मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के, तो जो क्लास 7 है, आवर पास शूज का जो पहला चैप्टर है, उसके अंदर आपको ये अल हिंद और ये सारे शब्द मिलेंगे और अरब जोग्राफर्स के बारे में पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, तो अरब जोग्राफर्स यूज द टर्म अल हिंद फॉर नॉर्थ इंडिया, ठीक है, और द एंटायर सब कॉन्टिनेंट। कुछ अरब जोग्राफर्स अल हिंद का मतलब बोलते थे सिर्फ नॉर्थ इंडिया, और कुछ बोलते थे कि पूरा मतलब ऑल ओवर इंडिया ही है अल हिंद, एंटायर सब कॉन्टिनेंट। और इनमें से कुछ ये बोलते थे कि भारत सिर्फ नॉर्थ इंडिया या फिर पूरे सब कॉन्टिनेंट नहीं है, इट एक्सटेंड्स अप टू साउथ ईस्ट एशिया ऑल्सो। मतलब मैं आज के समय में भारत बोल रहा हूँ, वैसे मुझे भारत वर्ड यूज नहीं करना चाहिए। अल हिंद शब्द का मतलब उनके अकॉर्डिंग ये होता था सिर्फ नॉर्थ इंडिया या फिर एंटायर सब कॉन्टिनेंट नहीं है, साउथ ईस्ट एशिया भी है, जिसके अंदर आपकी कंट्रीज आ जाती है लाओ पीडीआर, थाईलैंड, ठीक है, मलेशिया, कैम्बोडिया, ब्रूनी दारुसलाम, सिंगापुर, इंडोनेशिया। ठीक है, मेडिवल पर्शियन टेक्स्ट जो है, मतलब मध्यकालीन समय के जो ईरान के जो टेक्स्ट हैं, वो शब्द यूज करना शुरू होते हैं हिंदुस्तान।
इंडियन सबकॉन्टिनेंट के लिए। और पर्शियन टेक्स्ट के अंदर ध्यान देना फायका, ये क्वेश्चन आ सकता है, ईशा ध्यान से समझना इसको। हम लोग जब भी ये कंट्री ये ऐसे नाम बोलते हैं ना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये तान 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 जो लगा रहता है एंड में, जब भी किसी वर्ड में इनिशियल कुछ लगाओ, स्टार्टिंग में फर्स्ट कुछ लगाओ उस वर्ड से पहले, ये है वर्ड, और फर्स्ट कुछ लगा हुआ है, सॉरी वर्ड, ठीक है। और एंड में कुछ लगा हुआ है। जब इनिशियली कुछ लगा रहता है तो हम उसको कहते हैं प्रीफिक्स, एंड में कुछ लगा रहता है तो हम उसको कहते हैं सफिक्स। तो ये जो स्थान लगा रहता है बार बार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये एक पर्शियन सफिक्स होता है फॉर टेरिटोरियल टर्म्स। ऐसा क्वेश्चन फाइक आपको देखने को मिल सकता है एग्जाम में कि स्थान वर्ड की सिंबोलिज्म क्या है और ये पर्शियन वर्ड के साथ कैसे रिलेटेड है, या पर्शियन हिस्ट्री से कैसे डिराइव्ड है, उनके कल्चर से कैसे डिराइव्ड है। वो लोग हमेशा सफिक्स यूज करते हैं स्थान टेरिटोरियल टर्म्स को डिनोट करने के लिए। ऐसे आई ये कंट्रीज के नाम, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि जो हम आज की क्लास में पढ़ रहे हैं, मतलब इट इज द मिक्सचर ऑफ एंशिएंट एंड मेडिवल इंडिया और इंडियन सब कॉन्टिनेंट, या फिर एंशिएंट और मेडिवल हिस्ट्री ऑल ओवर द रीजन के आसपास जो है इंडिया के बियॉन्ड भी, उसके बारे में आपको कुछ कुछ बातें सिखाई जा रही हैं। अब आप आ जाओ एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट पर। ठीक है, प्राचीन भारत के कुछ बेहतरीन सोर्सेस। एंशिएंट इंडियन टेक्स्ट जो है, वहां पर उनके अंदर वेरियस जो टेक्स्ट हैं जो प्राचीन भारत में लिखे गए हैं, दे हैव द आइडिया ऑफ इंडियन सबकॉन्टिनेंट, कि इंडियन सबकॉन्टिनेंट एक ज्योग्राफिकल और एक कल्चरल यूनिट है। लेकिन फिर भी उन टेक्स्ट के अंदर हमें यह भी देखने को मिलता है कि अलग अलग पार्ट्स भी है इंडियन सबकॉन्टिनेंट के, जिसकी अपने आप में एक कुछ यूनिक एस्पेक्ट हैं। जैसे अगर लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पुराण के बारे में पढ़ाया था और ये बताया था कि अलग अलग पुराण होती हैं जिनके नाम भगवानों के नाम पर रखे जाते हैं। तो अगर आप विष्णु पुराण की किताब को अगर पिक करोगे, विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग जो भारतवर्ष की जो भूमि है, जिसके बारे में हमने बात करी थी लास्ट लेक्चर में काफी डिटेल में, जो लैंड है भारतवर्ष का, अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, सिर्फ अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण ऐसी बात हो रही है। अब सारी पुराण को एक यूनिवर्सल करके मैं लिखने का, पुराणों में ऐसा लिखा हुआ है, सिर्फ विष्णु पुराण में, बी स्पेसिफिक, अदरवाइज इट्स अ ब्लंडर। विष्णु पुराण किताब के अंदर लिखा हुआ है कि जो भारतवर्ष की जो भूमि है, जो स्नो क्लैड माउंटेन्स हैं, क्लैड का मतलब होता है ढके हुए, मतलब बर्फ की चादर से ढके हुए जो पहाड़ है, उससे उसके साउथ में, और जो समुद्र है नीचे उसके नॉर्थ में, यानी कि भारतवर्ष की भूमि को विष्णु पुराण मानता है स्नोक्लेड माउंटेन के नीचे, यानी कि हिमालयस के नीचे और ओशन के ऊपर। ये इतने हिस्से को विष्णु पुराण मानता है भारतवर्ष की भूमि। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये विष्णु पुराण बुक की इंटरप्रिटेशन है भारतवर्ष को समझने के लिए और समझाने के लिए। तो यहां पर हम क्या पढ़ रहे हैं, इंटरप्रिटेशंस है ना। तो ये विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग इंटरप्रिटेशन है। भारतवर्ष जो है, इट इज अंडरस्टूड नॉट ओनली एज अ ज्योग्राफिकल एरिया, अभी तो जैसे मैंने आपको इंडिया के मैप से दिखाया वो ज्योग्राफिकल एरिया है, लेकिन विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग वो एक ऐसी भूमि है, भारतवर्ष विष्णु पुराण के अकॉर्डिंग या पुराणों की दूसरी किताब के अकॉर्डिंग भी एक ऐसी भूमि है जहां पर मरण और जीवन की साइकिल इस भारतवर्ष की भूमि के अंदर कुछ इस प्रकार से चलती है कि इस भारतवर्ष की भूमि पर देवता भी जन्म ले चुके हैं, राक्षस भी जन्म ले चुके हैं, असुर भी जन्म ले चुके हैं,
इंसान भी जन्म ले चुके हैं, और देवताओं के टाइम पर यह भूमि जितनी पवित्र होती है, उतनी मानव के टाइम पर जन्म लेते लेते उतनी ही नीचता से, अज्ञानता से यह भर जाती है। एक वक्त ऐसा होता है जब भगवान संभालते हैं इस भूमि को, भारतवर्ष की भूमि को। ऐसा पुराणों की किताब में लिखा गया है, स्पेशली विष्णु पुराण के अंदर तो डेफिनेटली ये चीज लिखी गई है। अभी इसको जस्टिफाई भी करता हूं मैं कि देखो, इसको समझने का तरीका ऐसा होता है, फायका समझने की कोशिश करो ईशा, कि एक टाइम ऐसा है भारतवर्ष की भूमि पर विष्णु पुराण की किताब कहती है और दूसरे पुराण की किताब भी, लेकिन अभी हम विष्णु पुराण की किताब से स्पेसिफिक होकर इसको पढ़ते हैं कि भारतवर्ष की भूमि, जो कोई विष्णु पुराण ने हमें स्पेसिफाई कर दिया कि हिमालयस के नीचे और इंडियन ओशन के ऊपर, ठीक है, वहां पर देवी देवता एक टाइम ऐसा होता है, एक जमाना ऐसा होता है जब देवी देवता जन्म लेते हैं। ये भूमि खुद अपने आप में स्वर्ग होती है, खुद अपने आप में हेवन होती है। फिर देवी देवता इस धरती को छोड़कर आसमान की तरफ, आसमान में जो हेवन है वो निकल जाते हैं, क्योंकि भगवान तो जहां है वो अपने आप में स्वर्ग है। तो इस धरती को, जहां पर वो अभी तक रह रहे थे, जो अपने आप में एक स्वर्ग था, इस स्वर्ग को छोड़कर वो आकाश वाले स्वर्ग की तरफ प्रस्थान करते हैं, और फिर आगे चलकर मनुष्य जो है सिर्फ वही जन्म लेते हैं इस धरती पर। मनुष्य पहले अच्छी प्रवृत्ति का होता है किसी जन्म में, फिर किसी जन्म में वो नीच प्रवृत्ति का होता है, फिर एक जन्म ऐसा आता है कि वो पूरी राक्षस प्रवृत्ति का स्वार्थी व्यक्ति, औरतों की इज्जत ना करने वाला, और समाज ऐसा कि जहां पर आपको रेप्स, मर्डर, चोरी चकारी, पैसों की लेन देन, हर कोई स्वार्थी है, अपना फायदा सोच रहा है, किसी के इमोशंस की कोई कदर नहीं है। ये पृथ्वी ऐसी हेल बन जाती है, और बनाते मनुष्य हैं जो कि नीच प्रवृत्ति के इंसान होते हैं। हिंदू धर्म में इस साइकिल को बोला जाता है 4 युग। हिंदू धर्म में इनको बोला जाता है 4 युग। अब ये 4 युग जो होते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, पहले मैं उनके आपको नाम बताता हूं। 4 युग होते हैं। एक होता है सतयुग। यह सतयुग को हम लोग कृतायुग भी कहते हैं। ये ऑर्डर है, इस ऑर्डर को मत बिगाड़ना कि अपने मन से आप कुछ भी युग लिख दो। सतयुग, जहां पर देवी देवता रहते हैं, इस पृथ्वी को बिल्कुल हेवन बनाते हैं, स्वर्ग बनाते हैं। फिर आता त्रेता युग, फिर आता है द्वापर युग, और फिर आता है काली युग, या जिसको आप लोग आज के समय में मानते हो, जानते हो एस कलयुग। ये ए मैं इसलिए लिखता हूं क्योंकि आपको पता है संस्कृत वर्ड्स में ए जो होता है वो इंग्लिश में जब हम ट्रांसलेट करके लिखते तो लिखा जैसे रामायणा, महाभारता। अब जैसे ये पुराण है तो पुराण तो PURAN होना चाहिए, लेकिन हम पुराणा लिख रहे हैं इसको, ठीक है। तो ये ए जो है एक्स्ट्रा ऐड होता है संस्कृत के वर्ड्स में जब आप इंग्लिश में उसको लिखते हो, ठीक है। जैसे ये कर्म है तो हमें KRM लिखना चाहिए, लेकिन कर्मा, धर्मा ऐसे करके लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये है, वैसे ये सत्या नहीं है, ये है सतयुग या कृतयुग, त्रेतयुग, द्वापर युग, कलयुग या काली युग। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जहां तक मैं रिकॉल कर पा रहा हूं तो ऐसा माना जाता है कि भगवान राम का जन्म त्रेता युग में हुआ था और कृष्ण जी का जन्म द्वापर युग में हुआ था, ठीक है, और मयूर का जन्म कलयुग में हुआ है, ओके। तो 4 युग हैं ये। अब देखो युग क्या रिप्रेजेंट करता है। युग रिप्रेजेंट करता है दैट देयर इज डिग्रेडेशन इन, जैसे जैसे युग में आप गिरते चले जाओगे ना, मतलब युग में गिरते कैसे चले जाओगे, ये जन्म होते हैं। जैसे सतयुग, धरती पर सतयुग चला, त्रेता युग चला, द्वापर युग चला, कलयुग चला, इसके बाद पृथ्वी का विनाश हो जाता है, सब खत्म हो जाएगा। जैसे फायका आपके इस्लाम धर्म के अंदर बोला जाता है ना कयामत का दिन, और आजकल जो पृथ्वी पे चल रहा है उसके बाद कभी भी आ सकता है कयामत का दिन, बोला जाता है ना इस्लाम के अंदर। तो हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ये माना जाता है कि आखिरी ये जो युग चल रहा है, कलयुग चल रहा है, इसके बाद जैसे आपके कयामत का दिन आएगा तो यहां पर भी एक जजमेंट डे आएगा, इसके बाद सब खत्म, ठीक है। तो फाइका हम पैरेलली चल रहे हैं, ठीक है। तो देयर इज डिग्रेडेशन, किस चीज में डिग्रेडेशन, किस चीज में गिरावट,
देयर इज डिग्रेडेशन इन ह्यूमन स्पिरिचुअल लाइफ. इंसान यहाँ पर बहुत अच्छी प्रवृत्ति का होता है सतयुग के अंदर. पूजा पाठ करता है, ब्राह्मणों का आदर करता है, पंडितों को खाना खिलाता है, जानवरों की रक्षा करता है, किसी को कुछ भी बोलने से पहले सोचता है, किसी को हर्ट नहीं करता. माँ बाप का जो वचन होता है उसको बिल्कुल कसम वादे की तरह निभाया जाता है कि कुछ भी वो कहें, अगर माँ ने बोल दिया कि अपने आप को मार डालो तो उनका वचन जो है उसका आदर करा जाएगा. ऐसा एथिकल और मॉरल फेज होता है इस युग के अंदर, सतयुग, त्रेता और द्वापर युग के अंदर. और जैसे जैसे युग गिरते जाते हैं तो वैसे वैसे जो इंसान है वो गलत काम पर आने लग जाता है. ठीक है. और ऐसा माना जाता है कि ये जो युग हैं ये बार बार रिन्यू भी होते रहेंगे. इट इज जस्ट लाइक अ साइकिल. सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग, कलयुग, जजमेंट डे, खत्म सब कुछ, धरती का विनाश, विष्णु जी अपने सपने से जाग जाएंगे और उसके बाद दोबारा से सतयुग की स्थापना यहां पर हो जाएगी. मैंने ऐसा क्यों बोला इन लोगों को फायका कि विष्णु जी अपने सपने से जाग जाएंगे? हिंदू धर्म के अकॉर्डिंग ऐसा माना जाता है कि हम जो सारे इंसान है ना, वो जो भगवान विष्णु है वो सपना देख रहे हैं. ठीक है. और हम उनके सपने के किरदार हैं, पात्र हैं. जिस दिन वो अपनी आंख खोल लेंगे और अपने सपने से जाग जाएंगे, सब कुछ खत्म. ठीक है. ईशा इसका मतलब ये नहीं है कि यूपीएससी तैयारी नहीं करनी, क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो कल ही उठेंगे सपने से. ठीक है. कि सर जब उनको जाग नहीं है तो मैं क्यों पढ़ूं इतना. ये चीज क्लियर सब लोगों को? तो सतयुग के अंदर पर्सन कैसा होता है? ठाकुरन कैसा होता है? मोरल एथिकल वैल्यूज की चरम सीमा पर होती हैं. त्रेता युग और द्वापर युग में फायका वो कैसा होता है? थोड़ा बिगड़ जाता है. और कलयुग में ईशा कैसा होता है वो? हाँ, यहां पर पर्सन ओयो हो जाते हैं. ठीक है. हाँ, मतलब यहाँ इस युग में कपल्स जो होते हैं वो ओयो हो जाते हैं. ठीक है. तो ये हो गए 4 युग. फिर कर्मा मतलब कर्म और धर्म ये ऑपरेट करते हैं. भारतवर्ष की भूमि अकॉर्डिंग टू विष्णु पुराण, उसके अंदर ये सारी चीजें होती हैं. ऐसा एक हिस्टोरियन बीडी चट्टोपाध्याय का कहना है. ठीक है. अब विद इन दिस लैंड, विद इन द भूमि ऑफ भारतवर्ष, जो पुराण है अलग अलग, विष्णु पुराण, गरुड़ पुराण, शिव पुराण, शिव महापुराण, ब्रह्म पुराण, वो अलग अलग जोग्राफिकल रीजन्स के बारे में बताते हैं, लिस्ट डाउन करते हैं और डिस्क्राइब करते हैं उनके, और उस जोग्राफिकल रीजन्स में रहने वाले लोगों को भी. ठीक है. तो पुराण में जोग्राफिकल रीजन्स दे रखे हैं, लोगों के बारे में बता रखा है. ऐसा हिस्टोरियन ने बोला था जिनका नाम था एस.एम. अली. अब देखो, कालिदास जी के द्वारा, जिनको आप जानते हो, एनसीईआरटी में पढ़ते हो, आप तमिलनाडु में पढ़ते हो, हर जगह इनके बारे में आप सुनते हो. ठीक है. कालिदास जी ने एक लंबी पोयम लिखी थी, जिसका नाम है रघुवंश. अब देखो, हम लोग ना बहुत बार संस्कृतिक वर्ड्स को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करते हैं तो एन को एम लिख देते हैं. आप इसको रघुवंशा मत कहना, ये रघुवंश है. VANSHA. आप चाहो तो VAMSHA भी लिख सकते हो, लेकिन प्रोनाउंसिएशन एम नहीं होती है, एम वर्ड यूज नहीं होता है, एन वर्ड यूज होता है. ठीक है. ये वाली बात मैं आपको सिखा रहा हूँ. कहीं आप सोचो कि आप सर प्रोनाउंस तो एन के हिसाब से करते हो लेकिन लिखा तो एम रहता है वहां पर. तो ये चीज क्लियर कर रहा हूँ आपको. संस्कृत को जब इंग्लिश में ट्रांसलेट करा जाता है तो एन जो है वो लिखा एम जाता है लेकिन बोला एन जाता है. ठीक है. रघुवंश ये एक लंबी पोयम है जिसकी डेट ना डिस्प्यूटेड है, एरा भी डिस्प्यूटेड है. कालिदास जी ने इसको 4th सेंचुरी में कंपाइल करा है, 5th सेंचुरी में कंपाइल करा. ये डिस्प्यूटेड चीज है, इसलिए हम लोग 4th और 5th सेंचुरी लिखते हैं. देखो प्रूफ दूं मैं आपको इसका. ये देखना, रघुवंश इज अ संस्कृत पोयम
written by Sanskrit poet Kalidas. Though an exact date of composition is unknown, the poet is presumed to have flourished. Presumed, अनुमान लगाया जा रहा है कि 5th सेंचुरी BC में लिखी गई, लेकिन कई स्टोरीज कहते हैं कि 4th सेंचुरी के, इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ है ऐसा. खैर छोड़ो, हम इससे कर लेते ना, मुद्दे की बात करते हैं. रघुवंश एक लंबी पोयम जो कि कंपोज करी गई थी 4th या फिर 5th सेंचुरी BC में बाय संस्कृत पोएट एंड प्ले राइट. ये नाटक भी लिखते थे कालिदास. तो सबसे पहले तो हाँ, मैं आपको ना रघुवंश के बारे में कुछ बातें बता देता हूँ इस पोयम के बारे में. जो रघुवंश की जो पोयम है ना, इसमें क्या लिखा हुआ है, कीवर्ड क्या है यहाँ पर कीवर्ड लिखा हुआ है, इट इज अ लॉन्ग पोयम. संस्कृत के अंदर जब भी कोई लॉन्ग पोयम्स होती हैं, संस्कृत के अंदर दोस्तों जब भी कोई लॉन्ग पोयम्स होती हैं, हम उनको एक वर्ड से डिनोट करते हैं, उन लॉन्ग पोयम्स को. लॉन्ग पोयम्स जिसको हम लोग कहते हैं महाकाव्य. महाकाव्य यानी कि महान कविता. अब इस रघुवंश के अंदर जो पोयम है, इसके अंदर दे क्या रखा है, आगे की कहानी आप तब जान पाओगे जब मैं आपको एक बात बताऊंगा. देखो, जो रघुवंश डायनेस्टी है ना, वो पता है किसकी डायनेस्टी है? पता है आप लोगों को ये वाली बात? रघुवंश डायनेस्टी भगवान श्री राम की डायनेस्टी है, उनका खानदान है. भगवान श्री राम के पिताजी कौन? दशरथ जी. दशरथ जी के पिताजी कौन? दशरथ जी के पिताजी कौन? उन्हीं का नाम था दोस्तों रघु. दशरथ जी के ही पिताजी का नाम था रघु. अब समझ गए मैं रघुवंश वर्ड क्यों यूज कर रहा हूं, या फिर ये कालिदास जी ने अपने ये महाकाव्य के अंदर, इस संस्कृत पोयम के अंदर ये क्यों बोला रघु का वंश. ठीक है. अब क्या होता है, कुछ और बातें बताता हूं. यहां पर ना रघु डायनेस्टी की स्टोरीज जो हैं वो डिपिक्टेड है, और इस फैमिली को फैमिली बोला जाता है कि रघु से भी पहले जो पर्सन यहां पर थे, या फिर जो इनकी फैमिली का नाम है, एक नाम और सुन लो आप, जो बहुत कम जगह पर आपको सुनने को मिलेगा. रघुवंश डायनेस्टी की जो शुरुआत है वो दिलीप से होती है. ठीक है. उसके बाद आते हैं रघु. रघु के बाद महाराजा दशरथ, और दशरथ के पुत्र भगवान श्री राम. हालांकि आपको पता होगा कि दशरथ जी की 3 बीवियां थी, और उन 3 महारानियों से 4 पुत्र टोटल हुए थे. तो भगवान श्री राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न. पता है ये वाली बात आप सबको? ठीक है. और यहां पर इस रघुवंश कविता के अंदर दिलीप से लेकर जो आखिरी वंश था इस डायनेस्टी का, जिसका नाम था अग्निवर्ण. अग्निवर्ण यहां तक के बारे में बता रखा है. अब मुझे एक बात बताना, भगवान श्री राम की फैमिली लीनेज के ऊपर कमेंट्री करना शॉर्ट टास्क है या लॉन्ग टास्क है? बताओ. लॉन्ग टास्क है. तो जब भी कोई बड़ी लंबी चौड़ी कहानी नहीं बोली जा सकती, तो आप पोयम का इस्तेमाल कर लो. और पोयम ये ऐसी है कि भगवान श्री राम का परिवार इतना बड़ा, इतनी सारी उसके अंदर कहानियां, क्या क्या स्टोरीज होंगी. ठीक है. ये एक तो कहानी की फॉर्म में ना लिख के कविता की फॉर्म में लिखा जा रहा है, शॉर्ट कर दिया. लेकिन एक कविता भी इतनी बड़ी है कि जिसकी कोई हद नहीं, तो इसलिए इसको कहा जाता है महाकाव्य. कड़ी से कड़ी मिला पा रहे हो? कैन यू फॉर्म द लिंकेज? अरे ये खानदान इनका यहां से शुरू होता है, खत्म यहां पर होता है. बीच में आते हैं रघु, महाराजा दशरथ, भगवान श्री राम, उनके पुत्र लवकुश वगैरह, आखिरी पहुंचते हैं अग्निवर्ण. ठीक है. ये वाली बात आप लोगों को क्लियर? अच्छा, भगवान श्री राम किसके अवतार माने जाते हैं? विष्णु जी के. ठीक है. विष्णु जी के.
तो इस महाकविता के अंदर एक बात गिवन है कि जो लेजेंडरी किंग रघु थे, रघु किसके पिताजी? दशरथ जी के। और दशरथ जी किसके पिताजी? श्री राम के। ठीक है, तो इस कविता के अंदर रघु कालिदास जी ने यह बताया हमें कि जो रघु जो थे वो ना दिग्विजय राजा थे। अब यहां पर एक वर्ड लिखा हुआ है विक्ट्री ओवर द क्वार्टर्स। इस बात को, दिग्विजय टर्म को और क्वार्टर्स टर्म को मैं डीकोड करता हूं आपके लिए, ध्यान से समझना। देखो दोस्तों, दिग्विजय का मतलब ही होता है कि एनीवन हु इज विक्टोरियस। दिग्विजय टर्म का मतलब ही यही होता है, एनीवन हु इज विक्टोरियस इन मिलिट्री सेंस, मिलिटरीली, मतलब उसके पास सेना है, आर्मी है और बल है और इन्वेजन करने का, कब्जा करने का एक हिम्मत है, साहस है, वो होता है दिग्विजय। लेकिन दिग्विजय टर्म सिर्फ यहां पर नहीं कि विक्टोरियस, विक्टोरियस, विक्टोरियस ऑल द टाइम। आगे जाकर इतिहास जब आगे बढ़ता है, जब दिग्विजय टर्म का निर्माण हुआ, तो जब हम यहां पर बोल रहे हैं ना, एक सेकेंड, जब हम यहां पर दोस्तों बोल रहे हैं कि विक्ट्री ओवर द क्वार्टर्स, ये एक्चुअली गलत लिखा हुआ है। विक्ट्री ओवर दी 4 क्वार्टर्स होना चाहिए। यहां पर फैकस को ऐड कर लेना, विक्ट्री ओवर दी 4 क्वार्टर्स। अब ये 4 क्वार्टर क्या होते हैं? इसके लिए आपको एक टर्म समझनी पड़ेगी दोस्तों। दिग्विजय टर्म आगे जाकर बना, कन्वर्ट हुआ इनटू अ टर्म नोन एज चक्रवर्ती। अब आप मुझे बता दो, इतनी मेहरबानी तो करी दो भाई, इतिहास में कौन से रूलर को चक्रवर्ती राजा कहा गया है? पहला चक्रवर्ती अशोक। ठीक है, अब आप मुझे बता दो कि चारों क्वार्टर्स का मतलब है, चारों दिशाओं का मतलब क्या होता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट, हर जगह इसका डंका बजेगा। अब समझ गए मैंने फाइका यहां पर क्यों लिखा ईशा कि विक्टोरियस ऑल द टाइम? क्लियर हुआ दिग्विजय टर्म का मतलब? क्लियर है? ठीक है, तो आगे पढ़ो दोस्तों उसको। तो इस महाकाव्य के अंदर, जिसका नाम है रघुवंश, जिसको कालिदास जी ने लिखा, इन्होंने यहां पर हमें राजा रघु के बारे में बता रखा है कि वो दिग्विजय थे और पूरे सब कॉन्टिनेंट का उन्होंने सरकम एम्बुलेशन कर रखा था। दोस्तों, जो सरकम एम्बुलेशन जो टर्म होता है ना, वैसे उसका मतलब ना एग्जैक्टली उसका मतलब ये होता है कि कोई एक रिलीजियस जगह है, बीच में एक आइडल है या कोई एक स्ट्रक्चर स्थित है और आप उसके चारों इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हो प्रार्थना सभा करने के लिए। सरकम एम्बुलेटरी पाथ कौन से स्ट्रक्चर के लिए यूज होता है इतिहास में? जल्दी बताओ। सरकम एम्बुलेटरी पाथ नहीं, वो तो हम बोल देते हैं ऐसा। कहां यूज होता है? स्तूपा में, है ना? याद है वो उनके पास एक इक्विपमेंट होता है, ऐसे गोल गोल हाथ से घुमाते हैं उसको, वो करके मैंने आपको बताया था आसपास के एटमॉस्फेयर की नेगेटिविटी वो मिटाते हैं। और मैंने रेडी मूवी जो सलमान खान की, उसका गाना भी दिखाया था, वो हमको प्यार हुआ पूरी हुई दुआ, उसके अंदर जो वो टेम्पल में जो गाना वो शूट होता है, थाईलैंड के अंदर जो भी कंट्री है वो, तो बुद्धिस्ट मंक्स बैठ के वो हिला रहे होते हैं, है ना? लेकिन आप जो, चलो उसको छोड़ो, उस इक्विपमेंट को छोड़ो, आप जो प्रॉपर तरीके से पैरों पे चलकर किसी भी एक स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द, किसी भी स्ट्रक्चर के इर्द गिर्द अगर आप चक्कर काटते हो, जैसे अपन मंदिर जाते हैं अंजलि, तो अपन वो नहीं करते हैं कि परिक्रमा करते हैं, जैसे वो भी सरकमएम्बुलेशन है। तो यहां पर ना
राजा रघु को रिस्पेक्ट देने के लिए ये वर्ड यूज हो रहा है सर्कमएम्बुलेशन, लेकिन इसकी दूसरी कोनोटेशन ये भी है फायका कि ये जहां जहां गए इन्होंने अपना डंका बचाया, अपना झंडा गाड़ा, ये दिग्विजयी थे, ये चक्रवर्ती थे। ठीक है, वैसे देखो अगर मेरी बात अगर अगर आप मुझसे पूछो ना, यहां पर वैसे सर्कमएम्बुलेशन टर्म यूज नहीं होना चाहिए था, क्योंकि ये ना इनके आर्मी और मिलिट्री एक्सपर्ट्स के लिए वर्ड यूज हो रहा है, तो सर्कमएम्बुलेशन थोड़ा सा ना पूजनीय वर्ड होता है। अब ये नहीं बोल रहा मैं ये राजा रघु पूजनीय नहीं थे यहां पर, लेकिन उनकी जो डिस्क्रिप्शन है वो तो ये बताई जा रही है कि वो दिग्विजय थे, वो तो मतलब आक्रमण कर रहे थे, कब्जा कर रहे थे, बहुत ज्यादा जमीन उन्होंने अपने कब्जे के अंदर ले ली थी आक्रमण कर करके, शत्रु को हरा हरा के। तो सर्कमएम्बुलेशन टर्म यहां पर यूज नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन फिर भी ये टर्म को मेरे को क्लियर करना आप लोगों के लिए जरूरी था, इसलिए बता रहा हूं। ओके, तो राजा रघु है सर्कमएम्बुलेशन तो सबकॉन्टिनेंट। और इसके अंदर रघुवंश कविता के अंदर आपको बड़े सारे डिस्क्रिप्शन मिलती है अलग अलग पॉलिटिकल यूनिट्स की, फिजिकल लैंडस्केप्स की, और क्या क्या ग्रो होता था इंडियन सबकॉन्टिनेंट के अलग अलग रीजन्स में, जहां जहां पर ही ट्रैवल्ड के लिए दूसरा वर्ड होता है ट्रैवर्स। ठीक है, ही ट्रैवल्ड थ्रू विद हिज आर्मी। अब ज्योग्राफिकल स्पेस को विजुलाइज करने के लिए और डिस्क्राइब करने के लिए हमारे पास और भी तरीके होते हैं, जैसे एंशिएंट तमिल पोएम्स जो हैं वो हमें बताते हैं कि तमिल लोग एक लैंड के ऊपर रहा करते थे, जिनके खुद की एक पूरी कंट्री थी तमिलकम। और ये आप मेरे साथ कहां पढ़ते हो, संगम लिटरेचर में, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में। तो जो तमिलकम है वो 5 इकोलॉजिकल जोन्स के अंदर डिवाइड होता था। उस 5 इकोलॉजिकल जोन्स के लिए हम एक कॉमन वर्ड यूज करते हैं, तिनाई, TINAI, तिनाई। अब ये तिनाई क्या है, हमने इसके बारे में कहाँ पढ़ा है, क्लास 6 जब हमने शुरू करी थी हिस्ट्री के अंदर, सॉरी ज्योग्राफी के अंदर, ये ज्योग्राफी का चैप्टर है लैंड एंड ओशंस, इसके अंदर मैंने आपको ये पढ़ाया था संगम पीरियड के अंदर लैंड कैसे क्लासिफाई होता है। ठीक है, तभी कहता हूँ बेसिक्स फाउंडेशन अपने अच्छे रखा करो। काफ़ी लोग आप में से बोलते रहते हो सर आपने तो एनसीईआरटी भी पढ़ा दी, तमिलनाडु भी पढ़ा दी, इतनी लंबी चौड़ी डिस्कशन करते हो, तो भाई अगर आप ये वर्ड को अभी ये रिकॉल नहीं कर पा रहे ना, तो आपको गरम गरम तवा उठाकर अपनी गालों पे चिपका कर बैठना चाहिए, पता है। तो लैंड क्लासिफिकेशन संगम पीरियड के अंदर कैसी होती है, एक है कुरुंजी। अब जैसे कुरुंजी वर्ड से मैंने आपको एक बताया था 12 साल के अंदर एक फूल खिलता है, गुड, नीला कुरुंजी। कहां पर, वेस्टर्न घाट्स के अंदर। दिखा देता हूँ मैं आपको, केरला का है कि आई थिंक वेस्टर्न घाट्स का है, पता नहीं। नीला कुरुंजी फ्लावर, हाँ वेस्टर्न घाट्स में, यहाँ तो आप भी सही बोल रहे हो, मैं भी सही बोल रहा हूँ, वेस्टर्न घाट्स इन केरला, कर्नाटक एंड तमिलनाडु। ठीक है, तो ये क्या है फायका, ये जो फूल है ये 12 साल में एक बार जो है ये मैच्योर होता है। ठीक है, ईशा, हाँ इसी का बुके चाहिए मुझे अपने बर्थडे पे, ठीक है, कहीं से भी लेकर आना, ऑनलाइन नहीं मिलेगा बेटा ये तुम लेकर आना तोड़ के। यार नीला कुरुंजी नाम पता है मुझे, ये होता है फूल। ठीक है, रहन दो ईशा, मत ही लेकर आना। हाँ वही तो, हाँ कुरुंजी, माउंटेन एंड इट्स एनवायरमेंट। ठीक है, दूसरा मुलई, फॉरेस्ट एंड इट्स सराउंडिंग्स। मारुथम, एग्रीकल्चर लैंड एंड इट्स एडजॉइनिंग एरियाज। नीथल, सी एंड इट्स एनवायरमेंट। एनवायरमेंट्स मतलब होता है, आप ये सोच रहे हो कि एनवायरमेंट क्यों नहीं लिखा हुआ है, एनवायरमेंट मतलब आसपास का रीजन को ही कहते हैं एनवायरमेंट। और पलई, डेजर्ट रीजन। ठीक है, ये पांचों जो टर्म है फायका अपनी बुक के अंदर यहाँ पर ऐड कर लेना, तनई के बगल में कहीं कॉलम बनाकर। इसकी बुक की अच्छी बात पता है फायका मुझे क्या लगी, साइड में ना कॉलम्स बड़े गिवन है हर पेज के अंदर, तो स्टिकी नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है, फिर अगर हो भी तो इनफ स्पेस है लिखने का और कुछ भी चिपकाने का, बस। हाँ मतलब मैंने आपको देखो अभी इस लेक्चर की स्टार्टिंग में ही बताया,
रिलीजियस आउटलुक मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ना एग्जैक्ट जो पॉइंट बातें हैं ना, आप देखो यहाँ पर ना आपको ज़्यादातर शुरू शुरू में हिंदू आउटलुक ही मिला है। तो उस बात को डिनाई नहीं करा जा सकता कि भारत की हिस्ट्री शुरुआती दिनों के अंदर हिंदू रिलीजियस टेक्स्ट के साथ ही डिनोट करी जाती है। लेकिन आगे चलकर चैप्टर 1 से ये राइटर और ये जो पूरा टेक्स्ट है बदल जाएगा, जब आपको ये बताएंगे कि देखो हमारे पुराणों में, शास्त्रों में, टेक्स्ट में जो बातें लिखी गई थी 90% वो जोग्राफिकल एरियाज, लोकेशन बिल्कुल सही है। अब जैसे हिस्ट्री और रिलीजन और साइंस और ज्योग्राफी कभी एक दूसरे से जुदा हो ही नहीं सकते। मैं आपको एक बात बताता हूं, श्रीलंका के अंदर जो राम सेतु के जो पत्थर जो तैर रहे हैं, जो शोल के जो पत्थर वो कहे जाते हैं, उसका रिलीजियस कोनोटेशन कहाँ है? भगवान श्री राम ने लंका जाने के लिए वो बनवाए थे, वो पुल बनवाया था किसको मारने के लिए? रावण को मारने के लिए। तो दुनिया पहले रामायण के टेक्स्ट से जानती है उस चीज को या फिर साइंस से जानती है उस चीज को? बताओ। रामायण से जानती है ना दुनिया पहले उसको, लेकिन बाद में टेस्ट करा गया तो वहां पर मिला कि नहीं मिला? आज भी तैर रहे हैं वो कि नहीं तैर रहे हैं? है ना? और बहुत सारी चीजों का साइंटिफिक बेसिस दिया भी नहीं जा पाता है। तो कल भी मैं आपको बता रहा था ना कि नेहरू जी ने कहा था, और हमारे जो आई थिंक सेकंड वाइस प्रेसिडेंट थे भारत के, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, आई थिंक फर्स्ट और सेकंड, तो उन्होंने भी कहा था कि साइंस और रिलीजन शुड गो हैंड इन हैंड। ठीक है? तो 12वीं सेंचुरी के अंदर, हाँ ये आपको याद होगा, मैंने आपको अक्सर हिस्ट्री में पढ़ा रखा है, तमिलनाडु के अंदर काफी बार बताया था। फायका आपको पता है कश्मीर की हिस्ट्री कैसे भी करके नहीं जानी जा सकती। हमारे पास सोर्सेज ही नहीं होते कश्मीर की हिस्ट्री को जानने के लिए। बहुत बड़ा ड्रॉबैक है ये। सिर्फ एक ही सोर्स है दुनिया के अंदर जो रिलायबल सोर्स माना जाता है, कल्हान एक राइटर था, इसकी बुक है रास्तरंगिनी, यही सोर्स है कश्मीर की हिस्ट्री को जानने का। 12th सेंचुरी। ठीक है? 12th सेंचुरी के अंदर रास्तरंगिनी जो कि टेक्स्ट लिखा कल्हान ने, it talks about the beauty and distinctiveness of Kashmir while aware of its connections with other regions. अदर रीजन्स क्यों बोला गया कि कनेक्शंस विद अदर रीजन्स? ट्रेड वगैरह होता था, व्यापार होता था, माल यहां से वहां जाता था, सिल्क रोड के बारे में तो आप जानते ही हो। ठीक है? तो इन अर्ली मेडिवल पीरियड जो शब्द है हिंदू, आप देखना ये क्वेश्चन बन सकता है कल को कि हिंदू शब्द ने रिलीजियस कोनोटेशन कब पकड़ लिया? अभी तक ये धार्मिक शब्द नहीं था। ये धार्मिक शब्द कब बन गया? अर्ली मेडिवल पीरियड के अंदर। तो लोग जो लड़ाई करते रहते हैं, हिंदू आदमी को ऐसा बोल दिया, हिंदुओं को कैसा बोल दिया, एक्चुअली हिंदू शब्द का असली रूट तो धर्म से लेना देना है ही नहीं। ये वाली बात मैंने आपको काफी डिटेल में पूनम दला दहिया में भी बताई थी। बट एट द सेम टाइम इस अर्ली मेडिवल पीरियड के टाइम के अंदर हिंदू शब्द ने जरूर रिलीजियस कोनोटेशन पकड़ ली, लेकिन जो पुराने शब्द थे हिंद और हिंदुस्तान, उन्होंने अपनी महत्वता, अपनी इंपॉर्टेंस नहीं खोई। दे कंटिन्यू टू हैव अ ब्रॉडर जोग्राफिकल मीनिंग। उनका मीनिंग जोग्राफिकल ही था। अब कुछ और इंटरेस्टिंग बात करते हैं दोस्तों। आमिर खुसरो के बारे में आप जानते होंगे, मैंने पद्मावत की वीडियो भी आपको दिखाई थी पूनम दलाल दहिया के अंदर, और अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में खड़ा रहता है आमिर खुसरो, है ना? जब वो अपने चाचा का मर्डर कर देता है, जलालुद्दीन खिलजी का, अलाउद्दीन खिलजी का रोल रणवीर सिंह ने निभाया ना, वो अपने चाचा का मर्डर कर देता है। तो वो कहता है ना, मयूर याद है कि इतिहास क्या कहेगा खुसरो? तो वो कहता है इतिहास से वक्त का तकाजा कहेगा, है ना? उसकी फट जाती है कि भाई पता नहीं मेरा मर्डर वर्डर ना कर दे अलाउद्दीन खिलजी। आमिर खुसरो के बारे में कुछ तारीफ कर सकते हो फायका? जानते हो कि ये इतना यूनिक क्यों है मेडिवल इंडियन हिस्ट्री के हिसाब से? जो दरबार में लोगों का ये पोएट रह चुका है, राइटर रह चुका है, वैसे तो पोएट ही था, क्यों? दिल्ली सल्तनत के बड़े सारे रूलर्स क्या के यहां काम कर चुका है, बहुत ज्यादा दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों का काम कर चुका है। तो ये एक, इसको बोला जाता है सूफी इंटेलेक्चुअल। इसने डिस्क्राइब करा कि हिंद जो है एज द बेस्ट ऑफ द कंट्रीज, दुनिया में सबसे बेहतरीन कंट्री है, कहीं जो सबसे बेहतरीन मुल्क है वो है हिंद, हमारा हिंदुस्तान।
और ये वाली बात इसने कहां कही? ये वाली बात इसने कही नूह सिफर में। अब ये आपको नोट डाउन करना पड़ेगा, जॉट डाउन करना पड़ेगा। नूह सिफर क्या है? देखो नूह सिफर, और इसके बारे में मैं आपको यहां बताता हूं, जस्ट अ मिनट। देखो दोस्तों, जो हम बात कर रहे हैं यहाँ पर नूह सिफर की, तो नूह सिफर को आप जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है आप ऐसे भी लिख सकते हो, SIPIHR, या इसको बोलने का तरीका होता है नूह ए सिपिहार। ठीक है, ये ना सबसे बड़ी बात तो ये एक मसनवी है। फर्क क्या होता है मसनवी? जानते हो इस शब्द के बारे में? मसनवी शब्द पता है फायका? सुना है कभी ईशा? मसनवी ना एक ऐसी, हाँ फायका क्या बोल रहे हो? कौन सी पोइट्री? हाँ भाई पर्शियन पोइट्री तो सब होती है, लेकिन मसनवी की खास बात क्या है? मसनवी एक ऐसी पोयम होती है, एक तो वो ना राइमिंग राइमिंग कपलेट्स की फॉर्म में लिखी जाती है। राइमिंग कपलेट्स वो होते हैं जिसमें दो दो लाइनें ना बिल्कुल ऐसे म्यूजिक के टोन की तरह मतलब बोली जाती है, पहली लाइन दूसरी से मैच कर रही होती है। जैसे अगर मैं एक लाइन बोलूँ, जैसे एक कोई भी शायरी या पोएम की लाइन, जैसे कि कुछ भी मान लो कि जैसे एक लाइन मैं 2 लाइन बोलता हूँ, 4 लाइन बोलता हूँ जैसे, तो उसमें ना एक राइमिंग वर्ड मैच करने चाहिए। लाइक उन्हें हमसे ये शिकायत है कि हम हर किसी को देखकर मुस्कुराते हैं। उन्हें हमसे ये शिकायत है कि हम हर किसी को देखकर मुस्कुराते हैं। ना समझ है वो ना समझे कि हमें तो हर चेहरे में बस वही वो नजर आते हैं। ये होती है राइमिंग कपलेट। ठीक है, तो मसनवी है एक ये। लेकिन मसनवी राइमिंग कपलेट के अलावा कुछ और भी इंपॉर्टेंस रखती है। क्या? मसनवी ना बेसिकली राइमिंग कपलेट्स की फॉर्म में तो बोली जाती है, लेकिन ये एक ऐसी, इसका बैकग्राउंड ऐसा होता है कि ये लिखी इसलिए जाती है क्योंकि इसके पीछे एक ऐसी स्टोरी जुड़ी होती है जो कि एक पर्टिकुलर पॉइंट को इलिस्ट्रेट करने के लिए यूज करी जाती है। अब जैसे मैंने अभी आपसे 2 लाइनें बोली, मेरी बंदी मुझ पर भड़क रही है, तुम तो दीपांग हर किसी से फ्लर्ट करते रहते हो, जिसको देखो उससे खी हुआ करते रहोगे। ठीक है, तुम्हारा तो कोई ध्यान ही नहीं है मुझ पर, मेरी कोई इंपॉर्टेंस ही नहीं है तुम्हारी लाइफ के अंदर। अब मैं उसको ये समझाऊंगा अगर कि भाई मैं दूसरों से हंसी मजाक इसलिए करता हूँ क्योंकि मुझे हर बंदी के चेहरे में तुम्हारा चेहरा नजर आता है, तो वो थप्पड़ मार देगी मेरे, या रूठ जाएगी या ब्लॉक कर देगी, फिर उसको मनाऊंगा, टाइम वेस्ट होगा मेरा। तो अगर मैं क्यों ना उससे ऐसी 2 लाइनें कह दूँ कि उन्हें हमसे ये शिकायत है कि हम हर किसी को देखकर मुस्कुराते हैं, ना समझ है वो ना समझे कि हमें तो हर चेहरे में बस वही वो नजर आते हैं। काम बन गया मेरा, खुश हो गई पागल। ठीक है, तो यहां पर क्या है, हर एक स्टोरी को इलिस्ट्रेट करने के लिए एक मॉरल यूज होता है। ठीक है, और उसको डिटेल में इलिस्ट्रेट करा जाता है 2 लाइनों का पेयर बनाकर। ठीक है, अब नू सिफर का मतलब होता है, नू सिफर, नू का मतलब होता है पर्शिया में 9, सिफर का मतलब होता है स्काइज, 9 आसमान। ये लिखी किसके ऊपर गई थी? आमिर खुसरो ने किसके ऊपर लिखी थी? आमिर खुसरो ने ये जो तुगलक, सॉरी स्पेलिंग गलत लिख दी मैंने, तुगलक की TUGLA की, जो तुगलक राजा था मुबारक शाह,
उसके ऊपर लिखी थी ये आमिर खुसरो ने। और आमिर खुसरो के बारे में अगर मैं दो चीज़ें अगर आपको बताऊं तो ये फादर ऑफ कवाली माना जाता है भारत के अंदर, ठीक है। और इसकी जो वर्क है वो काफ़ी रिमार्केबल है। कोड पोएट रह चुका था बड़े सारे रूलर्स का, ठीक है। तो ये डिस्क्राइब करता है हिंद को एज द बेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्क ऑफ नूसिफर नाइन स्काइज विच वॉज रिटन ऑन तुगलक रूलर मुबारक शाह। और अबू फैजल, अबुल फैजल किसके दरबार में काम करता था, किसका स्टोरियन था, कोर्ट हिस्टोरियन अकबर का। इसकी बुक थी एना अकबरी, ठीक है। उसके अंदर ये तारीफ करता है यहां पर रहने वाले लोगों की। अब हालांकि जो आइडिया था साउथ एशिया का कि साउथ एशिया का ऐसा जोग्राफिकल या कल्चरल यूनिट है विद इन विच देयर वाज अ रीजनल डाइवर्सिटी, ये आइडिया तो काफ़ी पुराना है। लेकिन इसके जो नेशन स्टेट्स हैं साउथ एशिया में, जो आपको जो कंट्रीज देखने को मिलती है लाइक इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये रिसेंट टाइम के अंदर इमर्ज हुआ अराउंड 20वीं सेंचुरी। तो जब हम एंशिएंट हिस्ट्री को एक्सप्लोर करते हैं, हमें ना, राइटर देखो आपको पहले ही बता रहा है इस बुक को पढ़ने से पहले, हमें ज़रूरी है कि हम ना मॉडर्न जो पॉलिटिकल बाउंड्रीज है उसको इग्नोर करते चले। क्यों भाई, आप यहाँ पर अब आप बांग्लादेश की बात करने लगो तो बांग्लादेश क्या यार, जब हम ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं पुराणों के बारे में पढ़ रहे हैं तब का है क्या बांग्लादेश, बताओ। बांग्लादेश तो 1971 के अंदर बना है। तो तभी तो जैसे क्या होता है, मैं आपको एक बात बताता हूँ। जो अनपढ़ लोग होते हैं ना, कुछ कुछ, जैसे मान लो कि मैंने एक थंबनेल बनाया, अब अनपढ़ लोग भाई कुछ यूपीएससी की तैयारी करने पहुंच गए कि भाई हमें आईएएस बनना है, लेकिन वो खानदानी अनपढ़ है ना, उनके बाप दादा गवार, उनका बाप गवार, उनकी माँ गवार और वो भी गवार, है ना, लेकिन तैयारी करने पहुंच गए यूपीएससी की। तो थंबनेल देख लिया जैसे किसी ने मेरा या किसी भी यूट्यूबर का, तो वो पढ़ा रहा है हिस्ट्री, उसने लगा रखा है कोई मैप जो कि पुराने समय के अंदर इंडिया के मैप को दर्शा रहा है। नीचे लोगों को कमेंट आते हैं, जो एजुकेशन चैनल्स होते हैं ना, अक्सर कोई भी चैनल आप पकड़ लो तो उनको कमेंट आते हैं कि इंडिया का मैप आपने सही तरीके से यूज़ नहीं कर रखा है, आप भारत के सगे नहीं हो, आप पाकिस्तान की साइड ले रहे हो, आप इंडिया के मैप की तौहीन कर रहे हो, आपके अंदर नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि उनके बाप दादा गवार, उनके पिताजी गवार और वो गवार, ठीक है। तो हमें जो मॉडर्न पॉलिटिकल बाउंड्रीज उसको इग्नोर करना पड़ता है हिस्ट्री को समझने के लिए। बना लो जितना मर्जी इंडिया का मैप प्रॉपर वाला, एंशिएंट हिस्ट्री के मेंस के आंसर राइटिंग में आज का मैप बनाकर आओगे, नंबर ही कटेंगे आपके। थोड़ा ब्रॉड माइंड से होकर हर चीज़ को अप्रोच करना पड़ता है। और ये वैसे भी जितने लोग ये अपना रीजनलिज्म नेशनलिज्म खेलते हैं या फिर हिंदू मुसलमान करते हैं ना, जितने भी लोग, अगर आपके मन में भी ऐसा है कि हिंदू मुसलमान अल्लाह राम, अगर सिर्फ यही आपके दिमाग में घुसा रहता है किसी भी चीज़ को लेके, आप कोई ना कोई स्टेज ऐसी होगी जहाँ पर आप पकड़े जाओगे यूपीएससी में, चाहे एथिक्स का आंसर लिखते हुए, एथिक्स की केस स्टडी में सॉल्यूशन देते हुए, ऐसे राइटिंग करते हुए या फिर इंटरव्यू के अंदर, और फिर आपको एक करारा तमाचा खाने को मिलता है जहाँ पर आप अपने आप को बहुत टैलेंटेड समझते हो लेकिन आपका सिलेक्शन नहीं होता कभी भी। ऐसे लोगों की एंट्री नहीं होती। तो when exploring ancient history, it is necessary to ignore modern political boundaries and to treat the Indian subcontinent and its many regions and sub-regions as complex and ever-changing mosaic. Mosaic मतलब एक तरीके का ना फ्लेवर होता है, इसको हम लोग कहते हैं, जैसे बड़ी सारी चीज़ों को फ्यूज करके आप एक चीज़ बना दो, किसी चीज़ का एक फ्यूजन जो होता है, मिक्सचर जो होता है, उसको हम लोग कहते हैं मोज़ैक, ठीक है। तो यहाँ पर हमें मतलब ये मोज़ैक मतलब क्या कह रहा है, एक तरीके से डाइवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है ये वर्ड। तो हिस्ट्री ऑफ सबकॉन्टिनेंट इज रियली अबाउट द हिस्टोरिकल ट्रेजेक्ट्रीज, हिस्टोरिकल पाथ्स एंड इंटरेक्शंस ऑफ मैनी रीजन्स एंड सब रीजन्स, जो कि अलग अलग पॉइंट ऑफ टाइम पर आए और पॉलिटिकल यूनिटी में रहे या ना भी रहे, वो पॉलिटिकल यूनिटी टूटती भी रही, बिखरती भी रही, बनती भी रही, फिर टूटती रही, फिर बनती रही। ये हमें देखने को मिलता ही रहता है प्राचीन भारत के अंदर भी, और मध्यकालीन भारत के अंदर तो पूछो ही मत, वो तो इतना गहरा डार्क फेज था जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है। और मॉडर्न हिस्ट्री में फिर अंग्रेजों के टाइम पर। Further, subcontinent was never an isolated unit in ancient times. Across the centuries, बड़े सारे तरह के इंट्रैक्शंस जो थे हमें देखने को मिलते हैं विद अदर पार्ट्स ऑफ एशिया, यूरोप एंड अफ्रीका। जैसे कि एक कॉमन एग्जांपल देता हूँ मैं आपको,
हमारा व्यापार होता था एंशियंट टाइम में विद रोमन एम्पायर, ठीक है। तो अलग अलग तरीके के इंट्रैक्शन कौन कौन से, पॉलिटिकल इंट्रैक्शन, इकोनॉमिक इंट्रैक्शन, सोशल, रिलीजियस और कल्चरल, ठीक है। ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आई, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे मेन फिजियोग्राफिक जोन्स ऑफ द सबकॉन्टिनेंट। इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।